आज है हमारे माइनर 3 नीट के माइनर 3 का पेपर के सॉल्यूशन, है ना। तो हम करा रहे हैं, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंथेसिस की बॉटनी मेंटर, मैं बॉटनी के पेपर का सॉल्यूशन करा रही हूँ, जिसका नंबर आपको पता है, ये नीट माइनर 3, ठीक है। तो हम आते हैं, देखो कौन सा हमारा जो बॉटनी का पेपर है, जैसा कि एज यूजुअल बच्चे जानते हैं, बॉटनी में 91 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन होते हैं, वो बॉटनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो हमारा इस पेपर में जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अप टू मोनेरा, मोनेरा तक के क्वेश्चन थे, ध्यान रखना। और सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ, उसका कंप्लीट चैप्टर था। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है और किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि आपके मिनिमम गलती के चांस रहे, ठीक है। तो आइएगा, देखो 91 नंबर क्वेश्चन था हमारा, कौन सा, सेलेक्ट ऑड वन, है ना। आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर मार्क कर देना है। तो ये देखो साफ कह रहा, ऑड वन रेफरेंस टू आरएच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, ऑड वन को ढूंढ रहा है। इसका मतलब ऐसे कुछ तो ऐसे होंगे जो आरएच व्हिटेकर से रिलेटेड होंगे और कोई ऐसा भी होगा जो आरएच व्हिटेकर से रिलेटेड नहीं होगा, ओके। तो देखो ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है आरएच व्हिटेकर से रिलेटेड है, फाइलोजेने भी आरएच व्हिटेकर से रिलेटेड है, लोकोमोशन नहीं है ना। और कैरियोथिका का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे को यही प्रॉब्लम होगी, कैरियोथिका का मतलब क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हिटेकर क्लासिफिकेशन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ओके। ये मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, ये प्लांटी हो गया, ये फंजाई हो गया और ये एनिमेलिया हो गया। ये कौन हो गया, मोनेरा, और ये कौन से होंगे, प्रोटिस्टा। तो यहाँ है ना, मोनेरा से प्रोटिस्टा की तरफ गए तो कौन सा हुआ, कैरियोथिका, है ना। कैरियोथिका क्यों, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट थे और इसमें यूकैरियोट थे। अब अजीगा अगला है ना, इस किंगडम से जब डिफरेंस हुआ, ये इधर की तरफ जब डाइवर्ट हुए ऑर्गेनिज्म, तो ये यूकैरियोट यूनिसेलुलर थे, जबकि ये कैसे थे बेटा, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यानी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हुआ, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगला फाइलोजेनेटिक रिलेशन तो आपको पता है ही है, क्योंकि फाइलोजेनिक का मतलब क्या हो गया, इन स्पीसीज के ही आगे स्पेशिएशन से ये डेवलप हुई, इनके द्वारा ये 3 तरफ डाइवर्ट हुए और इन सभी ऑर्गेनिज्म का कैसे न कैसे करके इन सभी ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटर रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशन कहते हैं, ओके। तो इसका मतलब लोकोमोशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 92, वेरी गुड, जिसने भी सही किया उसके लिए शाबाश। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉट फाउंड इन, बात को जरा देखिएगा, नॉट वर्ड पे आप पता है गौर नहीं करते हो, नॉट फाउंड इन ऑटोट्रॉप, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अब आप देखो मोनेरा है ना, उसमें आपको पता है ऑटोट्रॉप और हिटेरोट्रॉप दोनों होते हैं, है ना, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हिटेरोट्रॉप 3 होते हैं। ऐसे ही प्रोटिस्टा में पता है आपको, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट, है ना, मिक्सोट्रॉपिक यूग्लिनोइड्स भी होते हैं, एब्जॉर्प्टिव स्लाइम मोल्ड भी होते हैं, और अगला कौन, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, जो कि हिटेरोट्रॉप भी होते हैं। इसका मतलब दो, एक जो है अपना ऑटोट्रॉप भी है, मिक्सोट्रॉप भी है और ये हिटेरोट्रॉप भी है। अब इसने तो नॉट बोला है बच्चे। अब देखो प्लांटी, है ना, मैं यहाँ ले आती थी, इधर से नीचे आ गई, इसमें है ना ऑटोट्रॉप होते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फंजाई तो होती ही हिटेरोट्रॉप है, तो प्लांटी ऐसा किंगडम है जिसमें क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसने नॉट फाउंड ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो आपको यहाँ से क्वेश्चन, इसमें ऑटोट्रॉप हिटेरोट्रॉप दोनों, इसमें भी हिटेरोट्रॉप दोनों, इसमें सिर्फ ऑटोट्रॉप, ये ऐसे हैं जिसमें ओनली, है ना, कौन से होते हैं, हिटेरोट्रॉप्स। बहुत ही बढ़िया चांस थे गलती करने के, लेकिन अपने को करना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है ना बेटा, यूनिक किंगडम ऑफ हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। याद आ गया सबको मेरे ख्याल में, हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म
है ना, फंजाई की पहली ही लाइन है ये, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। बढ़िए आगे, अगला चूज करेक्ट पोजीशन ऑफ पैरामीशियम, पोजीशन ऑफ पैरामीशियम एंड अमीबा अकॉर्डिंग टू वीटर क्लासिफिकेशन। आपको जो है पता है वीटाकर ने क्या किए थे, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको किस में डाल दिया गया था, प्रोटिस्टा में, है ना। ये चेंज कब हुए थे, जब 2 किंगडम से 5 किंगडम की तरफ आए थे, तो इस टाइप के चेंज हुए थे। तो 2 किंगडम में ये जो पैरामीशियम और अमीबा थे वो किंगडम एनिमेलिया में थे, है ना, और 5 किंगडम आए तो वो किस में आ गए, प्रोटिस्टा में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एनिमेलिया तो 2 किंगडम के अकॉर्डिंग था, ये किसका पूछ रहा है, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग, है ना, तो प्रोटिस्टा आंसर सही है। फिर भी हमें सारे ऑप्शन पढ़ने जरूरी है, आदत डालनी है। फंजाई में नहीं है, मोनेरा में, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, है ना। पिछला आंसर हमने लगा दिया था क्या, पिछला आंसर कौन सा था, ओनली हेटेरोट्रॉप, है ना, तो ये कौन सा आंसर था हमारा, थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला ये हो गया हमारा। अगला रीड द गिवन स्टेटमेंट। चलो भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पर ध्यान रखना पहले हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट को पूछ रहा है, तो देखो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट ऑन द हैबिट एंड हैबिटेट, है ना। ऐसा कुछ था क्या कि उसने आवास के आधार पर अधाय ना, एरिस्टोटल ने प्लांट को हर्ब, शर्ब और ट्री बोला, हर्ब, शर्ब और ट्री बोला था, याद आ गया अब आपको। तो हर्ब, शर्ब और ट्री तो जो करेक्टर है ना, उसके आउटर अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजी के बेस पर था, जबकि ये तो कह रहा है कि हैबिट और हैबिटेट, इसका मतलब तो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है ना। ये जो हैबिटेट वर्ड आता है वो तो किसके लिए आता है कि वो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, तो ये शब्द यहाँ पर यूज नहीं करने। तो आओ, इसका मतलब ये वर्ड, ये वाला गलत है स्टेटमेंट। ऑर्गेनिज्म हु हैज लूज टिश्यू, याद करो ये किसका करेक्टर है, फंजाई का करेक्टर है ना। लूज टिश्यू किसको कहते हैं बेटा, लूज टिश्यू, लूज टिश्यू कहते हैं प्लेक्टिन काइमा, प्लेक्टिन काइमा को लूज टिश्यू कहते हैं, है ना। ऐसे देखो ये जो हाइफा है, ये हाइफा नेटवर्क फॉर्म में रहते हैं, तो इसका ये जो शक्ल बनती है ना इस टाइप से, ये देखो ये है तो फिलामेंट से बनी हुई, तो ये फाल्स टिश्यू है ना। तो इन फाल्स टिश्यू को एनसीईआरटी में लूज टिश्यू लिखा है, और टेक्निकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, प्लेक्टिन काइमा कहते हैं। ओके, तो ये कह रहा है ऑर्गेनिज्म विद लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस प्लेस इन माइकोटा, माइकोटा कॉपलैंड का, ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, ध्यान रखना। कॉपलैंड ने माइकोटा वर्ड है ना, ये जो माइकोटा नहीं लिखेंगे, इसको याद करने का बढ़िया तरीका मैं बता देती हूँ आपको, इसको याद ही ऐसे लिखा करो, माइकोटा किया करो, क्योंकि माइकोटा लिख दोगे ना, माइकोटा तो क्या फंजाई हो जाता है, तो हिंदी वाले बच्चे डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि माइकोटा फंजाई को भी कहता है, तो इसको माइकोटा ही बोलने की आदत पड़ जानी चाहिए ना। तो कॉपलैंड ने, आपको पता है कॉपलैंड ने जो ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डाला, इसने 4 किंगडम दिया था, है ना। मोनेरा, समझ में आ गई, अरे यार मोनेरा, हाँ बस यही कह रही थी मैं, मोनेरा को इसने क्या बोला था, माइकोटा बोला था। प्रोटिस्टा को क्या बोला था, प्रोटोटिस्टा, है ना। तो इसमें सारे प्रोकैरियोट्स डाले थे, और बाकी प्लेंटी और एनिमेलिया। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म में लूज टिश्यू, फंजाई, फंजाई को इसमें थोड़ी डाला था, उसने तो इसमें प्लांटी में ही डाला हुआ था। 4 किंगडम तक फंजाई को प्लांटी में ही रखा था। माइकोटा में तो क्या डाले थे, मोनेरियंस डाले थे, है ना। जो माइकोटा थे उसमें कौन से डाले थे, मोनेरा डाले थे, मोनेरा। यानी कहने का मतलब, मोनेरा का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सभी प्रोकैरियोट्स को डाला था, जबकि ये बात किसकी कर रहा है, फंजाई को, है ना। ये किस में डाले गए थे, उसमें प्लांटी में डाले थे। ओके, आगे बढ़िएगा। अगला 95, अच्छा आंसर लगाना है हमारे को, तो इसका मतलब क्या है, ये बात गलत है। तो अब इसका मतलब क्या है, ओनली स्टेटमेंट है, ओनली स्टेटमेंट बी करेक्ट,
बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन गलत है। समझ में आ गई? चलें आगे बढ़े। अगला देखिएगा 95, गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू हाउ मैनी किंगडम, है ना, कितने किंगडम के जीव उपस्थित है। तो अब देखो एक बात बताओ, क्लोरेला किससे रिलेटेड है बेटा? क्लोरेला, है ना, किस में आता है? प्रोटिस्टा में। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम किस में आता है बच्चा? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ना, तो ये किस में आएगा? मोनेरा में, है ना। अब आ जाओ, ये मोनेरा है ना, ये प्रोटिस्टा, यूग्लिना किस में आता है? देखो मैं प्रोटिस्टा के लिए वर्ड लिख रही हूँ, ध्यान रखना। ये क्लोरेला था, अब प्रोटिस्टा में एक तो क्लोरेला, अगला कौन है? आ जाओ, यूग्लिना, है ना, यूग्लिना। तो ये भी इसका है। क्लेमाइडोमोनास, ये भी प्रोटिस्टा का है। तो एक किंगडम तो गया ये, है ना, क्लेमाइडोमोनास, है ना। तो क्लेमाइडोमोनास। अब आ जाएगा साइकस, ये किस में था? प्लांटी में। तो देखो एक तो किंगडम ये हो गया, दूसरा किंगडम कौन सा हो गया? मोनेरा, और तीसरा किंगडम कौन सा हो गया बच्चे? प्लांटी, है ना। इसमें कौन आ रहा है बच्चा? साइकस, है ना। तो प्रोटिस्टा में क्लोरेला, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। मोनेरा में कौन? क्लोस्ट्रीडियम, ओके। और प्लांटी में कौन? साइकस। तो कितने हुए ये? 1 2 3 3, है ना। तो आंसर क्या हो गया? 3। आगे बढ़ो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विद कीमोसिंथेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। और इसको याद भी रखने की आदत डालो। आपको एक बात पता होना चाहिए, है ना। जैसे मैं मोनेरा बोलूं, है ना, मोनेरा में पता है आपको ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी होते हैं, ठीक। और हेटेरोट्रॉप में आपको पता है या तो सैप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट होंगे। ये हो गई बात मोनेरा की खत्म। अब आओ प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा में आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप। पर ध्यान रखना, या तो ऑटोट्रॉप होंगे ना तो वे केवल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ही होंगे, कीमोसिंथेटिक नहीं होंगे। ऐसे ही अगर मैं तीसरा बोल रही हूँ आपके मोनेरा प्रोटिस्टा, उसके बाद कौन सी आती है? फंजाई। फंजाई में आपको पता है हेटेरोट्रॉप होते हैं। फिर प्लांटी, तो प्लांटी में कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप। और एनिमेलिया, इसमें कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉप। तो देखो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि केवल मोनेरा ऐसा है जिसमें कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ओके। ये याद रखना है और बहुत अच्छे से इस बात को गौर करना है। सिर्फ मोनेरा में ही कीमोसिंथेटिक, है ना, रासायन संश्लेषी स्वपोषी केवल किस में होते हैं? केवल मोनेरा में ही होते हैं, हो गया। चलो अगला, तो आंसर समझ में आ गया। अब 97, 3 डोमेन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन। चलो देखते हैं 3 डोमेन। पहली बात तो 3 डोमेन वर्गीकरण दिया किसने? कार्ल वुज ने। जब भी क्वेश्चन करो, पेपर देते हैं किसी नहीं, मैं तो सॉल्यूशन करा रही हूँ ना, तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम दूसरी भी हो तो साथ में शेयर हो जानी चाहिए। रिसेंट क्लासिफिकेशन है कार्ल वुज का दिया हुआ। अब प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन अनुक्रम नहीं है बेटा, प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन है। आपको पढ़ा ना आपने कि प्रोटीन पहले तो किस में होता है? ये बात किससे रिलेटेड कह रहा है? ये वाला जो पॉइंट है वो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कह रहा है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के पूरे चांस है। सेल मेम्ब्रेन होती है लाइपोप्रोटीन, है ना, लाइपोप्रोटीन। उसमें आपको पता हो तो लिपिड की ब्रांच का हिसाब है, लिपिड की ब्रांच का हिसाब है। प्रोटीन का तो सवाल ही नहीं है ना। चलो इसको खत्म कर दो। 16S rRNA, ये तो आपने याद ही किया था, अभी मैंने राइट नहीं किया, गलती कर दी, नहीं राइट नहीं करना चाहिए, पहले सारा पढ़ना चाहिए। सेल वॉल स्ट्रक्चर ना बच्चे, सेल, ये तो बात सही थी, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है ना। कॉम्पोजिशन में क्या कहूँ? संरचना नहीं, संगठन,
है ना, संरचना नहीं है, संगठन है। बताओ क्यों? आपको पता है कि जो मोनेरा है ना, मोनेरा की जो सेल वॉल है वो सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखो पेप्टाइड वर्ड का मतलब होता है अमीनो एसिड और प्लस ग्लाइकेन का मतलब होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब क्या होता है, इसका कंपैरिजन करना है अपने को, किससे करना है? आर्कीबैक्टीरिया से, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 3 डोमेन। 3 डोमेन का मतलब क्या हो रहा है? कार्ल वुज ने एक तो दिया था आर्किया, दूसरा दिया था बैक्टीरिया और तीसरा क्या दिया था? यूकैरिया। यूकैरिया के फिर 4 पार्ट किए थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो ये जो डिफरेंस किया था, मतलब ग्रुपिंग की थी ना, वो उसका कारण क्या था? तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं, कॉम्पोजिशन था। क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन में सिंपल अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में क्या थे? सिंपल अमीनो एसिड की जगह कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और सिंपल पॉलीसेकेराइड की जगह कॉम्प्लेक्स ही क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब सबसे अच्छा आंसर क्या हो गया? 16S rRNA का सीक्वेंस। ओके, बढ़ते हैं आगे। 98 हाउ मैनी ऑफ द गिवन फीचर एसोसिएटेड विद इंसिपिएंट, है ना, कितने अभिलक्षण मोनेरा के प्रारंभिक केंद्र। प्रारंभिक केंद्र का मतलब पता ना आपको, क्या कहना चाह रहा है ये? केंद्र काब, केंद्र काब, या क्या कहते हैं जो है आदि प्रकार का केंद्र, आदि प्रकार का केंद्रक, है ना, वो उसकी बात कर रहा है। तो देखो पहली बात, इंसिपिएंट नेकेड डीएनए, नग्न डीएनए होता है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? देखो ये बैक्टीरिया, और ये जो अति फोल्डेड क्या है, ये क्या है? ये जीनोफोर है ना, ये जीनोफोर है, जो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इसमें यहाँ आरएनए भी होता है, यहाँ आरएनए भी इंक्लूड है और प्रोटीन भी इंक्लूड है। पर आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, ये जो प्रोटीन होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की प्रवृत्ति क्या होती है? एसिडिक, है ना। तो ये तीनों मिलाकर जो संरचना बनाते हैं उसको हम न्यूक्लियोइड यानी कि आभासी केंद्रक क्या कहते हैं? आभासी केंद्रक। तो अब देख, नेकेड डीएनए, क्योंकि इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये जो डीएनए है वो कैसा है? नेकेड, नग्न है। क्यों? क्योंकि इस पर केंद्रक क्या नहीं है? झिल्ली नहीं है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है, इसलिए इसको नेकेड डीएनए कहते हैं। तो ये बात सही है। आरएनए भी होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन ये नहीं होता है, लीनियर नहीं होता। देखो लीनियर और सर्कुलर में बच्चे को डाउट होता है। देखो ये तो मैंने बोला ना, ऐसे गोल घेरा सा बनाया सर्कुलर, जबकि आप यूकैरियोट में जब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बनाओगे तो ये क्या है? डीएनए ही तो है। देखो ये डीएनए ही क्या बनता है? क्रोमोसोम, है ना। जब इंटरफेज से प्रोफेज से मेटाफेज तक आता है तो वैसे क्लियर कट वेल कंडेंस होकर ऐसा क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये क्या है? ये लीनियर है ना, रेखीय क्रम में लीनियर, है ना। जबकि ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये कैसा होता है? सर्कुलर, है ना। तो देखो आओ जरा, ये इसका कैरेक्टर है, लीनियर इसका कैरेक्टर है। तो कितने हुए? 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या हो गया बच्चे? 4, है ना। तो नग्न डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन रहित प्रोटीन है, हिस्टोन वाला प्रोटीन नहीं है, रेखीय वाला नहीं है, वृत्ताकार वाला है। ठीक है, बढ़ जाएं आगे, चलेगा। अगला 98, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है किसके बारे में? बैक्टीरिया के रिगार्ड में, है ना, जीवाणु के संदर्भ में गलत कथन को। क्योंकि ये चीज लगानी जरूरी है आपको, चिन्हित, जैसे इसमें बोला है, पर चिन्हित करने की आदत भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उससे गलतियों के चांस कम होंगे।
ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स टू सपोर्ट। देखा बेटा, ये देखो यहीं पे गलती हो गई है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, सिंपल होता है। उसका बिहेवियर, या तो मैं बिहेवियर कह दूं, या मैं हो सकता है इसकी जगह यूज ले सकती हूँ फंक्शन, ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फंक्शन की जगह मैं हो सकता है मैं वर्ड ले लूँ कि उसकी फिजियोलॉजी या बायोकेमिकल कैरेक्टर, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखो शब्द गलत आ रहा ना कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। तो अब अपने बोल क्या रहा है, इनकरेक्ट, है ना। तो देखो पहले तो ये इनकरेक्ट है, ये फिर भी आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कल इससे भी ज़्यादा गलत हो, तो ऐसे देखते ही सही नहीं करना है। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, ये तो आपको पता ही है, तो एनसीईआरटी की भी लाइन है और वैसे भी याद भी रखनी है आपको कि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हालांकि बैक्टीरिया ऑटो और हेटेरोट्रॉप दोनों होते हैं, पर मेजोरिटी में क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो ये तो बात सही है। बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट डेजर्ट, है ना, ये आपको पता ही है। ये कौन से वाले, वैसे यू बैक्टीरिया भी होते हैं, बट आर्की बैक्टीरिया के लिए तो बहुत फेमस है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो वैसे भी दोनों आएंगे, यू बैक्टीरिया भी आएंगे और आर्की बैक्टीरिया भी आएंगे। तो ये बात भी सही है। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, ये तो सबको ही पता है। कैसे पता है, 4 कैटेगरी है ना बच्चे, कौन सी, कोकस, बेसिलस, स्पाइरुलम, है ना, और कोमा। तो इसका मतलब लाइन कौन सी गलत है, ये वाली, है ना। समझ में आ गई, बड़े आगे बढ़िएगा। 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100, ये बहुत ही देखो एनसीईआरटी से बाहर आ गया है, ध्यान रख लेना। तो एनसीईआरटी से बाहर आए क्वेश्चन, तो पहली बात तो अगर आपको आता है, देखो मैं इस बारे में जान के आपको कह रही हूँ, क्योंकि इस जगह पर बच्चे क्या जल्दबाजी में हमारी गलतियाँ कर देते हैं। तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आँख मूंद करके स्किप कर दीजिए, बजाय इसके कि आप गलत करें। क्योंकि एक तो एनसीईआरटी से बाहर है और फिर एग्जाम्पल और पूछ लिए हैं। हालांकि एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ, पर ये कॉन्सेप्ट है ना, ये किस चैप्टर में दे रखा है आपके बताओ मेरे को, किस में दिया हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दिया हुआ है। याद आ रहा है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अपने एक देखो ऐसे फॉर्मूला, ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है, H2S + A = H2S, अरे रुको, ये पूरा गलत हो गया मेरे से, CO2 + H2S, है ना, क्योंकि ये A यहाँ पर लिखा है ना, और C6H12O6 + S। तो ये जो H2S है ना, ये हाइड्रोजन डोनर है, और हाइड्रोजन है ना वो H+ के रूप में दी जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो H+ होगा। तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिड्यूस फॉर्म में दे रहा ना, रिड्यूसिंग जो है क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दे तो हाइड्रोजन रहा है पर प्लस फॉर्म में दे रहा, तो साथ में रिड्यूस यानी इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब देखो ये एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, और वहाँ पे 2 बातें लिखी हुई है, एक तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मैं मानती हूँ कि इस चैप्टर में नहीं है, बट एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दिए हुए हैं। अब आता है आपके कि कौन तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और कौन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसका आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो देखो ये क्रोमेशियम है ना, ये तो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना, ये तो ग्रीन सल्फर, और ये जो क्लोरोबियम है, क्रोमेशियम एग्जाम्पल कौन सा, हाँ ठीक है, ये है अपना पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो एक तो आपको ये याद करना है। अब देखो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ना, वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में किसको लेता है, देखो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ असल में मुझे ये लिख देना चाहिए था, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो H2S हाइड्रोजन के डोनर के लिए यूज में लेते हैं।
है ना। तो आपको हम नॉर्मली जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो हाइड्रोजन डोनर कौन लेता है, इसको जो H2O, इसीलिए वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। पर जो फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं सॉरी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया H2A मतलब यहाँ कोई अननोन होगा, हो सकता है जैसे H2S है, HF है, HI है ना, HCl है। तो कौन सा क्लोरीन बैक्टीरिया, ब्रोमीन बैक्टीरिया, है ना, आयरन बैक्टीरिया, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब ये क्या है, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, तो यहाँ कोई सल्फर कंपाउंड होगा, तो सल्फर कंपाउंड को हाइड्रोजन डोनर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है बच्चे, इस एग्जाम्पल के लिए देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात, आपको एक बात बता देती हूँ मैं, ये अपने क्योंकि ज़्यादातर ये जो देख रहे हैं वो सिंथेसिस के बच्चे हैं, तो मैं देखो एक बात बताती हूँ आपको, ये वाला चार्ट आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। ये NCERT का ही एक्सप्लेनेशन है कि बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ट है तो यहाँ टाइम खराब होगा, है ना। तो बैक्टीरिया जो हैं ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, सिम्बायोट भी होते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटो ऑटोट्रॉप भी, कीमो ऑटोट्रॉप भी, फिर फोटोट्रॉप में फोटो लिथोट्रॉप भी और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप भी, ऐसे कीमो में भी कीमो लिथोट्रॉप भी और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप भी। फिर इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये जो फोटो लिथोट्रॉप और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, ये इनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। इसीलिए मैं आपको बात बोल रही थी कि ये वाला चार्ट आप समझ गए ना, ये वाला चार्ट आप ज़रूर याद करेंगे पक्का, क्योंकि ये NCERT की ही लाइन का चार्ट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये एक NCERT से वो बार था जिसका NCERT में डिस्क्रिप्शन तो है बट इस बैक्टीरिया का नाम नहीं है, तो आप ज़रूर याद करेंगे। ठीक, तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरोबियम। अभी रुको देखो, अब थायोस्पाइरुलम तो कुछ होता ही नहीं है, थायोबेसिलस होता है, और क्लोरोनीमा नहीं होता, क्लोरोबियम होता है, तो ये वर्ड सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, जरूर याद रखेंगे, ध्यान रखना जरूर जरूर। तो आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखो, हेटेरोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरिया स्पेशलाइज्ड। हेटेरोसिस स्पेशलाइज किसके लिए होती है, पहला रिप्रोडक्शन हो सकता है, पेरिनेशन नहीं होता, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देख मेरी बात सुन, नाइट्रोजन फिक्सेशन सही है, बताओ क्योंकि ये देखो ये अपने बनाते हैं कौन सा वाला, ये मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ, नॉस्टॉक का, है ना, नॉस्टॉक के फिलामेंट का। तो ये जो है इसमें स्पेशल जीन कौन सा होता है, निफ जीन। इसके दो नाम दिए जा सकते हैं, या तो इसको कहते हैं नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज क्या है, एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, है ना। और दूसरा इसी को कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, नहीं नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, गलती हो गई, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन या फिर नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, समझ में आ गई। इसमें ये जो जीन होता है ये एनवायरनमेंट की फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, कहने का मतलब है। तो ये ट्रांसपेरेंट सेल है। अब क्या होता है कि ये जो हेटेरोसिस बनता है, जैसे मैं ये कहूँ कि ये फिर फर्दर हेटेरोसिस बन गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक फिलामेंट में एक ही हेटेरोसिस्ट होता है, एक से ज़्यादा भी हेटेरोसिस्ट हो सकते हैं। तो जब ये हेटेरोसिस्ट मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये तो क्या होंगे, सॉइल में अलग से गिर जाएंगे। ठीक है, ये जैसे इसने सॉइल में अलग से गिर गया, तो अब इसका कारण क्या हुआ कि फिलामेंट के कुछ पार्ट अलग हो गए। तो फिलामेंट के ये जो पार्ट अलग हो गए ना, इनको हम कहते हैं हॉर्मोगोनिया। गोनियम तो एक होगा और गोनिया प्लूरल होगा। अब इसके चारों तरफ एक वॉल जो है ना, जिलेटिनस वॉल, क्या कवरिंग है ना, ये हो जाती है। ये 3-4 सेल बड़े होते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं हम हॉर्मोसिस्ट। क्या कहते हैं, हॉर्मोसिस्ट।
ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, पर फिर भी आपको आने चाहिए। ये एनसीईआरटी से बाहर वाला ऐसी चीजें हैं जो आनी चाहिए। अब देखो ये कह रहा है रिप्रोडक्शन हो सकता है, मैंने आपको कहा था पेरिनेशन, पर मेन पर्पज इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब ऑप्शन आया सेकंड और थर्ड, तो पेरिनेशन तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे होता कि कौन सा होता फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, अगर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड होता तो हम सही कर सकते थे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, हेटेरोसिस्ट नहीं करता। इसको ऐसे लिखते हैं कि जनन में सहायक, अगर ऐसे लिखते हैं ना हेल्प इन रिप्रोडक्शन, तो हम कह सकते थे। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विशिष्टीकृत बेस्ट आंसर। मैंने क्या बोला, जनन में सहायक बोला है, ना कि जनन करने में काम आता है। बात को समझेंगे, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला 102 यानी 102 क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी एंजाइम फाउंड इन एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही है। बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना। बैक्टीरिया में आपको एक बात पता होना चाहिए, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, देखो आपको याद हो तो इसकी इनफोल्डिंग होती है, तो मीजोजोम बताते हैं, यही जो है वो जो जेनेटिक मटेरियल हो गया। और यहाँ पे जो है ना इसके एंजाइमेटिक है ना, वास्तव में क्या है ये इससे रिलेटेड, यहाँ राइबोसोम 70S राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, और ये झिल्ली ही जो सारे के सारे एंजाइम का काम करती है, और ये एंजाइम यहाँ सीक्रेट होते हैं। तो ये वाला स्पेस भी क्या होता है, एक तरह से लाइसोसोम की तरह है ना, लाइसोसोम की तरह है, पर ध्यान रखना एनालॉगस है, क्योंकि होमोलॉगस का मतलब तो ओरिजिन सेम होना चाहिए, ये एनालॉगस है। तो मेम्ब्रेन जो है ना वो एंजाइम सिक्रीशन का काम करती है। तो इसने क्या पूछा देखो, है ना, रेस्पिरेटरी एंजाइम फाउंड एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि प्रोकैरियोट्स में ऐसी एक्टिविटी होती है, और प्रोकैरियोट का मतलब कोई ना कोई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया। तो अब देखो आप, क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है, क्लोरेला तो क्या है, यूकैरियोट्स है, और कारा भी यूकैरियोट्स है, तो 1 और 2 तो नहीं होगा, केवल क्या होगा 1, केवल 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया है, यानी कहने का मतलब ये प्रोकैरियोट्स है। तो इसकी मेम्ब्रेन में एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है। चलो अगला 103, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, पीछे अभी किया था, वैसे उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है ना, और वो जो मैंने अभी देखो मैंने ये बताया था चार्ट आपको ना, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, ये तो एनसीईआरटी की ही लाइन है ना, आपको पता हो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसका डेफिनेशन क्या है बच्चा, कि या तो इनऑर्गेनिक या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे और उससे जो रिलीज क्या होगी, एनर्जी, है ना, उसको किस में यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे एटीपी प्रोडक्शन में, है ना। तो अगर ये कीमोसिंथेटिक उस कैटेगरी को हो जिसमें इनऑर्गेनिक का ब्रेक डाउन करे, है ना, तो उसको कहते हैं कीमोलिथोट्रॉप। और अगर वो ऑर्गेनिक का ब्रेक डाउन करे, है ना, तो उसे कहते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। समझ में आ गई। तो अब देखिए कह रहा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसने तो कॉमन बात ही कह दी, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक तो सही है, पर शुगर नहीं है, रिलीज एनर्जी को शुगर बनाने में नहीं काम आते, एटीपी में, है ना, इनऑर्गेनिक एटीपी, ये बात सही आ रही है ना। अब फिर ऑर्गेनिक मिनरल नहीं होता, ऑर्गेनिक एटीपी होता तो सही होता, ऑर्गेनिक एटीपी होता तो सही होता। तो इसका मतलब क्या है, अकार्बनिक, यहाँ क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, और ये इसमें क्या हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन में काम आते हैं। एनसीईआरटी की ही लाइन है एज सच। चलो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये देखो वैसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा रहा, पर पैरासेक्सुअल का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में याद करो, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से
रिलेटेड 3 बातें लिखी हुई है। एक तो जनरली तो इसने लिखा है कौन, बाइनरी फिशन आता है सबको। फिर इसने लिखा कि एक्सट्रीम कंडीशन जब होती है ना तो स्पेशल थिक वॉल स्पोर बनते हैं। याद आ गया आपको, क्या बनते हैं, स्पेशल थिक वॉल स्पोर बनते हैं और उन स्पोर्स को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पोर, है ना। ये ऐसे, ये थिक वॉल्ड स्पोर और उसमें ये जीनोफोर स्टोर्ड जो है पेरिनेट रहता है, इसे इसको पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और तीसरा याद करो, प्रीमिटिव, है ना, प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ये लाइन बड़े परेशान करती है बच्चों को। तो ये क्या होता है कि अपन ने पीछे भी शायद क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी लगभग ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या था कि एक बैक्टीरिया है, उसमें यदि कोई इनर्ट मीडियम से, जैसे मैं कहूँ इंजेक्शन लगा के या बीकर में डाल के अगर उसमें जीन ट्रांसफ़र करे और उसके बाद आरडीएनए तैयार हो जाए, आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसे लिखते हैं वैसे, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाए, तो ये तो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। दूसरा क्या था, अगर वायरस के द्वारा हो तो ट्रांसडक्शन, और कॉन्जुगेशनल ट्यूब के द्वारा जीन ट्रांसफर हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इन तीनों ही मेथड से होता क्या है कि जो इसका क्या कहते हैं, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके साथ दूसरा फर्दर डीएनए जुड़ता हो, यानी करेक्टर जरूर नहीं कि जुड़ना ही है ना, ऐसा नहीं कि जुड़ना है, हो सकता है कि इसमें ये डीएनए और ये डीएनए कुछ टेम्परेरी अवस्था के लिए ऐसी कंडीशन हो जैसे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, मैं डिटेल तो यहाँ बता नहीं सकती, है ना। तो इस स्थिति को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते, इस स्थिति को कहते हैं हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन, पुनर्योजन, यानी कि जो पहले क्या थी, जो जेनेटिक सीक्वेंस था, जो जेनेटिक सीक्वेंस था उससे कुछ चेंज आ गया, जैसे कि ये मान लिया कहो, तो उसमें आपको याद हो तो कैसे अपन ने R सेकेंड और S थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कौन से वाला, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद किया था। तो उसमें था ना कि S थर्ड बैक्टीरिया जो है वो R सेकेंड लाइक हो गए, या फिर हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे याद करते हैं कि F माइनस बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू F प्लस बैक्टीरिया, इसका मतलब करेक्टर में वेरिएशन आना। तो अब देखो आप, पहली बात, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब टोटली जो है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों नहीं होते, लेकिन उसके जैसा ही कुछ रिजेम्बलेंस प्रोसेस होती है जहाँ 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, है ना, उसकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है ना, और इसी से वेरिएशन डेवलप होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस नहीं होता क्योंकि वो तो सेक्सुअल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि यूकैरियोट्स में ही पॉसिबल है, ना सिनगेमी होती है क्योंकि सिनगेमी में गैमेटिक फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, जाइगोट फॉर्मेशन, तो ये इसका रिजल्ट है। तो ये तीनों ही नहीं हो सकते, क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, क्या होता है, पुनर्योजन। ओके, आगे बढ़े, अगला देखिएगा, अगला आते हैं हम, देखो क्वेश्चन है 105, नेम दैट एसोसिएटेड हु डिवाइड एनिमल इन इनेमिया एंड एनीमिया। अरे वाह, ये तो एनसीईआरटी की सबसे पहली ही लाइन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कि एरिस्टोटल ने, अच्छा एक क्या होता है, बच्चे को डाउट होता है, वो सोचता है एरिस्टोटल ने प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया, नहीं, एरिस्टोटल ने प्लांटी को भी डिवाइड किया और एनिमल को भी डिवाइड किया। प्लांटी को डिवाइड किया हर्ब, शर्ब और ट्री में, और एनिमल को डिवाइड किया हेड, रेड ब्लड, है ना, हेड रेड ब्लड को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्रेजेंट, और दूसरी कंडीशन क्या कि रेड ब्लड नहीं मिलना, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाए, तो इसको नहीं मिलना। तो जिसमें मिलता है उसको क्या कहते हैं, इनेमिया, और जिसमें नहीं मिलता उसको क्या कहते हैं, एनेमिया। तो ये यही तो बोल रहा है, देखो इनेमिया और एनेमिया किसने दिया, एरिस्टोटल ने, तो ये तो याद ही करना है आपको, है ना। चल नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 106,
मार्क इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच को करना है। देखो हेलोफिल्स, देखो ये हेलोफिल, थर्मोएसिडो, मिथेनोजन, पता ना आपको ये कौन है तीनों के तीनों, कौन है तीनों के तीनों? आर्की बैक्टीरिया है ना। और आर्की बैक्टीरिया कहाँ ग्रो होते हैं बच्चे? एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं चरम अवस्था। असल में ये चरम अवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ जनरल जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ही नहीं कर सकते, वो सर्वाइव ही नहीं सकते, ऐसी जो है मोस्ट एडवर्स कंडीशन में ग्रो होते हैं कौन? आर्की बैक्टीरिया। अब देखो पहला हेलोफिल्स, हेलोफिल्स माने हेलाइन, हेलाइन मतलब सेलाइन, और सेलाइन मतलब जहाँ साल्ट की, है ना, साल्ट की मात्रा अत्यधिक हो, साल्ट की मात्रा क्या हो? अधिक, तो ऐसे वो कहते हैं हम हेलोफिल्स, तो एक्सट्रीम साल्टी एरिया, है ना। थर्मो एसिडोफिल, तो थर्मो वर्ड का मतलब है क्या? हाई टेम्परेचर, थर्मो, और एसिडो माने एसिडिक कंडीशन होगी, इसका मतलब पीएच जो है कम, टेम्परेचर हाई और पीएच कम, तो ऐसी जगह पर क्या होगी? हॉट स्प्रिंग। तो देखो टेम्परेचर तो अधिक हुआ, स्प्रिंग यहाँ क्या होते हैं बच्चे? जो हाइड्रोजन जो है H2SO4, हाँ, जो H2O है वो S है ना, इससे सल्फर से क्रिया करके और H2SO4 बनाता है। तो ये जो H2SO4 है ना, इसके कारण कंडीशन क्या है? बोली मैंने रिएक्शन कि जल का जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके और H2SO4 बनाता है, इसलिए क्या हो जाती है? पीएच कम हो जाती है और उच्च अम्लीय अवस्था, उच्च अम्लीय अवस्था डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हॉट स्प्रिंग हुआ। मिथेनोजन, मार्शी एरिया, 3-4 जगह लिखे हैं। मिथेनोजन माने मीथेन उत्पन्न करने वाले, है ना, CH4 को डेवलप करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले। तो डंग यानी गोबर में होती है, जो है कैटल्स के रूमन में होती है और मार्शी एरिया में होती है। तो ये जहाँ दलदल अधिक हो, है ना, तो दलदली क्षेत्र। ठीक है, और अगला साइनोबैक्टीरिया, गट ऑफ रूमिनेंट, नहीं, ये कौन होते हैं? ये मिथेनोजन ही होते हैं, है ना। तो मिथेनोजन्स होते हैं यहाँ, इसका मतलब क्या? इनकरेक्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया जुगाली करने वाले जंतु की आहार नाल में नहीं होते। कौन होते हैं वहाँ? मिथेनोजन कह सकते थे या फिर आर्की बैक्टीरिया कहते थे, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया का ही टाइप है एक मिथेनोजन। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगला, इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डोमेन? पीछे पढ़ा था अपन ने, याद कर लो, इसलिए मैं वापस टाइम नहीं खराब करेंगे। मोनेरा किसने बोला था? कार्ल वुज ने। पीछे क्वेश्चन आ गया था ऐसे से रिलेटेड। मोनेरा को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसके बेस पर? याद कर लो, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन, है ना, संगठक के आधार पर। पीछे लिखा भी था मैंने, याद करो। और 16S RNA के जीन के, अरे RNA लिखना था, तो RNA पर जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, उसके बेस पर किया था। तो उन्होंने जो सबसे पुराने, जिसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, उसको आर्किया, है ना, उसको क्या था? आर्किया, और दूसरे क्या कहलाए थे? बैक्टीरिया। उन्होंने मोनेरा को ही ग्रुपिंग किया था। तो ये हाउ मेनी डोमेन्स इन 6 किंगडम, मोनेरा को डिवाइड किया था। तो कितने में? 2 में। हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि बाकी तो क्या है, देखो ये तो हो गए 6 किंगडम में क्या हो गया? 1 ये, 2 ये। अब कुल मिलाकर क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में, 3 डोमेन में डालते हैं। मोनेरा वापिस बाकी वही चीज़ है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमेलिया। और मोनेरा को फिर फर्दर आर्किया और बैक्टीरिया, और इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? यूकैरिया। तो अगर मैं आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया बोलूँ तब तो वर्ड क्या आएगा? 3 डोमेन। और अगर मैं ऐसे बोलूँ, देखो आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमेलिया,
तो इसको मैं क्या बोलूँगी, 6 किंगडम। तो इसलिए कहते हैं 6 किंगडम ही कौन है, 3 डोमेन। तो इसलिए 3 डोमेन या 6 किंगडम बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, तो 2 हो गया। अगला क्या कह रहा है, 108 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर, है ना, डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट सिस्टम कौन से पढ़े थे, देखो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम और 3 डोमेन। ये तो अभी बनाया आपके सामने। इसके अनुसार क्या, प्लांटी एनिमेलिया। चलो इसके अनुसार प्लांटी एनिमेलिया, बीच में कौन आ गया, प्रोटिस्टा। ठीक है, 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया था। इसके अनुसार क्या हो गया, पीछे बोला था, अभी याद कर लो, माइकोटा, प्रोटोटिस्टा और प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, फिर 5 किंगडम तो आपको सबको रटा हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। और 6 किंगडम अभी देखो पिछले क्वेश्चन में बनाया था, है ना, उसमें भी आपने देखा था प्लांटी एनिमेलिया है। कौन कौन थे याद करो जरा, देखो इसको भी अभी बना ही देते, टाइम नहीं खराब करके। सबसे पहला कौन था, आर्किया, है ना, उसके बाद क्या था, बैक्टीरिया, उसके बाद वापस प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो देखो प्लांटी एनिमेलिया और क्या कहा गया, प्लांटी एनिमेलिया और प्लांटी एनिमेलिया। तो ये सभी में प्लांटी एनिमेलिया प्रेजेंट थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया, पादप और जंतु जगत थे वो सभी वर्गीकरण पद्धतियों में लगातार थे। बाकी जो भी चेंज आए पर इनमें चेंज नहीं आया। ठीक है, चलते हैं अगला। Which group of bacteria play a great role in recycling of nutrient? अब देखो आपको समस्या आएगी यहाँ पर, बताओ क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान रखनी कि विषमपोषी बैक्टीरिया, है ना, विषमपोषी बैक्टीरिया, या इसने साफ साफ बोला है विच ऑफ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ग्रेट रोल इन रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया ना बेटा कि 2 कैटेगरी के होते हैं, है ना, 2 कैटेगरी के होंगे। इसका मतलब क्या होगा, वो जो है क्या कह सकते हैं उसको, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए अभी मैं सही नहीं बोलूँगी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो होना ही नहीं है, क्योंकि वो तो उल्टा क्या करते हैं, वो तो कोई ना कोई हाइड्रोजन डोनर लेके और CO2 के साथ रिएक्ट करके और वो तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो इसमें वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो रासायन संश्लेषी बैक्टीरिया है ना, पीछे अभी जैसे मैंने बोला था आपको कि या तो वो इनऑर्गेनिक, है ना, या तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन करके और क्या करेंगे, जो रिलीज एनर्जी है उसको ATP प्रोडक्शन में काम आएंगे। तो अब देखो ये मैं ब्रेक डाउन पे जोर लगा रही हूँ, इसका मतलब अगर वो ब्रेक डाउन होंगे तो उसके क्या होंगे, उनके कोई ना कोई कंपोनेंट है वो रिलीज होंगे, एनर्जी तो रिलीज होगी पर ये भी तो टूटेगा। तो इसलिए हेटेरोट्रॉफ में तो क्या हो सकता था कि वो पैरासाइट भी हो सकते थे और सेप्रोफाइट में यदि वो स्पेशली डीकम्पोजर लिखा हुआ होता तो ये बेस्ट आंसर होता। अगर उसने अपघटक डीकम्पोजर लिखा हुआ होता तो बेस्ट आंसर होता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी अमंग ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी गुड, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन कौन से आते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये आपके हैं, पता है आपको किस सेक्टर में है, किस सेक्टर में है, मिनरल न्यूट्रिशन में। मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि NCERT से बाहर है, क्योंकि आप टारगेट का टेस्ट दे रहे हैं, यानी तैयारी टारगेट वाले बच्चों के लिए जिनको इस साल नीट क्लियर करना है, तो उनको तो इन दिनों तक NCERT पूरी याद हो ही जानी चाहिए, और नहीं तो कम से कम पता तो होना ही चाहिए कि ये सारे एग्जाम्पल हमारे NCERT में दिए हुए हैं। तो अब देखो कहाँ आते हैं, देखो अब बेसिलस रेमोसस नहीं, स्यूडोमोनास नहीं, लैक्टोबैसिलस नहीं, बेजरेंकिया,
फ्रैंकिया, एजेटोबैक्टर, रोडोस्पाइरुलम, है ना, और ये भी नहीं राइजोबियम। अब देखो ये तो सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अच्छा सॉरी, मिनरल न्यूट्रिशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों में दिया हुआ ये एग्जाम्पल तो, है ना। और फ्रैंकिया ये किस में दिया हुआ है? मिनरल न्यूट्रिशन में। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये दोनों के दोनों कौन है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्जाम्पल है। ये तो लेग्यूमिनोसिस में है ना, ये वाला तो किस में? लेग्यूमिनोसी में। और ये क्या है? नॉन लेग्यूमिनोसी में है, एलनस जिसका दिया हुआ एग्जाम्पल है ना। और ये और ये कैसे हैं तीनों? नॉन सिम्बायोटिक। कौन कौन से बोली मैंने? बेजरंकिया, एजेटोबैक्टर, देखो ए बी ऐसे याद करना होता है, ए बी सी ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है, और रोडोस्पाइरुलम, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये तीनों के तीनों फ्री लिविंग है, बट ध्यान रखना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये याद रखेंगे। अब कुल मिलाकर कितना हुआ? ये वाला तो है नहीं, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर क्या हो गया? 5। याद हो जाएगा सबको। और ये ध्यान रखना, ये केवल एक वाला तो ये एग्जाम्पल तो इस चैप्टर में है, बाकी सारे किस में है? मिनरल न्यूट्रिशन में। आगे बढ़ते हैं हम। मैच द फॉलोइंग, है ना। मैच द फॉलोइंग में देखो अपने इसको मैच करते हैं। कोलेरा, है ना, कोलेरा, विब्रियो कोलारे, है ना, विब्रियो कोलारी याद है, ये सब ये को याद करने वाला है। टेटनस ये किससे होता है? अपना जेंथोमोना क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, है ना। मैंने ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ठीक है। तो ये किससे बैठ रहा है? 1 का 4th, देखो सीधा यही आना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है कि आप देखो कि जल्दी सेलेक्ट करने का, वरना क्या ढूंढोगे, फिर इसको ढूंढोगे उतना टाइम खराब हुआ। तो देखो अपने को इसमें थर्ड ये, चलो अभी वापस टैली कर लेते हैं। ये कह रहा है ए का 4th सही है, बी का 1, बी का टेटनस, ये देखो बेस, वाह क्या बात है। सी का 5th टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफिडी, है ना। फिर डी का 2nd चीज और योग बटर, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में लिखा हुआ है ना। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस कहाँ लिखा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है। और ई सिट्रस कैंकर किस में? सिट्रस कैंकर, हाँ ये रहा, जेंथोमोनास सिट्राई। तो देखो एक जैसे ही आपने किया ना, उसको चेक करो पहले दूसरे तक। कई बार क्या होता है पहले का नहीं आकर दूसरे का आ जाता है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। वरना क्या होगा, सारे चेक करोगे फिर इसको चेक करोगे तो टाइम खराब होगा। बायोलॉजी मतलब रटा हुआ, क्योंकि बायोलॉजी में जितना समय बचाओगे वो सारा फिजिक्स में काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स में तो टाइम देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए हमारी बायोलॉजी को रटो, सीधी बात है ना। आगे बढ़े। आपके ये 15 मिनट में पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये तो मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना 15 मिनट के अंदर 20 मिनट में आंसर की बढ़ जानी चाहिए। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट कंसिडर्ड एज क्राइटेरिया ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है 4 ही तो नाम थे, अभी पीछे ही किए थे अपन ने, सारे डायग्राम भी बनाया था। कोकस, बेसिलस, स्पाइरुलम, है ना, स्पाइरुलम और विब्रियो, है ना, कॉमा शेप। तो विब्रियो, स्पाइरुलम, स्फेरिकल ये हो गया, विब्रियो कौन सा हो गया? ये हो गया। स्पाइरुलम क्या हो गया? ये हो गया। माइसीलियम नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया। तो नॉट बोला है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा जीवाणु के समूहीकृत करने का आपदन नहीं है, ये चीज जरूर करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला ब्लूम, वाटर ब्लूम, देखते ही 2 बातें याद आ जाती है, क्योंकि वाटर ब्लूम किसका करेक्टर है? अच्छा, कई बच्चों को वाटर ब्लूम आता नहीं है, तो देखो ये जो वाटर रिजर्वायर है ना, जैसे मान लिया एक पॉन्ड ही ले लूँ मैं, ना तालाब, उसमें अगर थोड़ा भी साइनोबैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया ना, है ना, तो ये देखो आपको प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स होने के कारण इनकी रिप्रोडक्शन क्षमता बहुत अधिक होती है, तो ये थोड़े ही समय में ये अत्यधिक संख्या में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अत्यधिक संख्या में बढ़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एसिड सिक्रीशन करेंगे, नीचे एसिड सिक्रीशन करेंगे तो क्या होगा? एक तो क्या होगा? अत्यधिक एक्सेस ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ब्लू ग्रीन एल्गा, है ना, ऑन सरफेस ऑफ वाटर रिजर्वायर, ठीक है।
तो वो जो करेक्टरिस्टिक फीचर बनता है ना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम, या इसी को दूसरा वर्ड है एल्गल ब्लूम। क्योंकि ये दो बात देखो, यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दी हुई है और एल्गल ब्लूम नाम से एनवायरमेंटल इश्यू वाले चैप्टर में दे रखा है। तो दोनों कनेक्ट करके चलोगे, सेम घटना है। अब देखो, अभी बात आई थी कि भाई ये कॉमनली फाउंड इन द मेंबर ऑफ किससे, बैक्टीरिया से नहीं, आर्की बैक्टीरिया से नहीं, साइनोबैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया से ये फिनोमिना डेवलप होता है। इसके कारण क्या होती है, यहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये किलिंग फैक्टर कहलाता है जो इनके मारता है। तो ये पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। बढ़े आगे, चलिएगा अगला है चूज ऑड वन विद रेफरेंस टू सेल थ्योरी, है ना। कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। चलो देखते हैं। प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान, बिल्कुल सही है, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। फिर ये कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, ये भी सही है। मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या तो सेल और या फिर सेल, मतलब या नहीं, सॉरी, सेल और सेल के प्रोडक्ट के ना, उनसे ही बनते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड और रिडिवाइड होकर पूरी बॉडी को बनाती है। तो ये बात भी सही है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, बिल्कुल एक सेल है तो उसी से नई सेल होगी, ऐसे नहीं शू करके कोई नई सेल अचानक उठ कर आएगी, नहीं, पहले से उपस्थित सेल है उसी से नई सेल बनेगी। तो ऑमनी सेलुला ई सेलुला जो रुडोल्फ वर्चर ने दी थी। ठीक है, सब सेलुलर एंटाइटीज सच एज वायरस फॉलो द सेल थ्योरी, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। तो ये बस यही पूछ रहा है कि विषम क्या है, तो वायरस जो है वो सेल थ्योरी का अनुसरण नहीं करता, क्योंकि वायरस तो क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक ही नहीं, कनेक्टिंग लिंक है ना। इसकी कोई सेल खुद की होती ही नहीं है, तो फिर ये सेल थ्योरी कैसे अप्लाई कर पाएगा। तो बढ़िया, आगे अगला है 115, विच वन ऑफ फाउंड यूनिवर्सली ऑल टाइप ऑफ सेल। ऑल टाइप ऑफ माने क्या कहना चाह रहा है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दो ही टाइप की तो सेल होती है। फिर प्रोकैरियोट की चाहे यूकैरियोट की फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। बस इतनी सी है कि प्रोकैरियोट में केवल 70S प्रकार का होता है और इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला, अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोट। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे, आगे जो वर्ड होता है ना उसी के हिसाब से आंसर दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या, इसके हिसाब से आंसर दोगे तो गलत आंसर होगा। पहले क्या दिया गया है उसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर निकालेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, है ना। पॉसेसिंग कंपार्टमेंटाइजेशन, नहीं, कंपार्टमेंटाइजेशन बना, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस बन गया, ये वैक्यूल बन गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, है ना। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ये इनको कहते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड करेक्टर का प्रेजेंस होना, इसको कहते हैं। ये तो करेक्टर किस में होता है बेटे, ये यूकैरियोट्स में होता है, तो इसका प्रोकैरियोट नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, अब देखो प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड डीएनए हो सकता है, बिल्कुल ये आंसर। एब्सेंस ऑफ पॉलीराइबोसोम, ये तो प्रेजेंट होता है तो ये नहीं होगा। पॉसेसिंग सिंगल सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन, ठीक है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड है तो ये तो सही है ना, इसके लिए सही है क्योंकि ये इसमें होता है। और फिर आ जाओ एब्सेंस ऑफ, अब देखो आप ये देखो, पॉसेसिंग सिंगल सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो हिस्टोन युक्त एकल वृत्ताकार डीएनए कुंडलियां नहीं होती, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, इसमें प्रेजेंट होना, ठीक है, डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक इन सेल इन एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। इसमें अच्छा, जिसमें होता है उसके हिसाब से, तो इसमें ये होता है और इसमें ये नहीं होता है। बस यही हम शुरू में यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये स्टोन वाला तो इसमें होता नहीं है,
तो हमें आंसर बस वही, मैं पहली बार यही बोली थी कि इसमें ऐसा कौन सा करेक्टर होता है जो यूकैरियोट में नहीं होता है। तो इसमें देखो प्लाज्मिड उपस्थित होता है लेकिन उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया वैसे, क्योंकि इसमें डाउट कर जाती, देखो मैं अभी जल्दबाजी में भी गलत कर जाती, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना। हिस्टोन प्रोटीन क्या नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, जबकि ये प्रोकैरियोट में होता है और ये यूकैरियोट में नहीं होता है, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखें, थोड़ा सा टेक केयर, आगे बढ़ो। 117 मीजोसोम इन बैक्टीरियल सेल, क्या होता है मीजोसोम, अभी बनाया था पीछे, याद करो, है ना। ये देखो ये वाला, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, और ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो इनफोल्ड हुआ है ये क्या है मीजोसोम, है ना, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना, एंजाइम सिक्रेशन, तो ये सब में काम आता है। तो ये एक्चुअली इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सही है ही, देखो अभी बना दिया मैंने। हेल्प इन डीएनए ओनली वर्ड गलत हो गया, क्योंकि इसके कई सारे काम हैं, जो है डीएनए के फॉर्मेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, एंजाइम सिक्रीशन में, रेस्पिरेशन में, तो ये कई जगह काम करता है, तो इसलिए ओनली वर्ड गलत हो गया, इसलिए गलत है, ठीक है। केवल वाला गलत है। डू नॉट कंट्रीब्यूट इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में तो काम आता है, तो फिर ये योगदान नहीं देते, इसलिए गलत है। आर मोर कॉमन इन ग्राम नेगेटिव, ये बात सही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादातर होते हैं, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात सही है। इसे आंसर कौन सा हो गया हमारा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में सही कथन देखना है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर फाउंड ऑन आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, फिर ओनली करते ही थोड़ा सा डाउट में आ जाना चाहिए, एक बार रुक जाओ। फॉस्फोलिपिड टेल आर नॉन पोलर एंड कंपोज्ड ऑफ, ये देखो ये और बड़ी गलती है, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है ना, अनसेचुरेटेड हो तभी तो ये इसको वाटर से सुरक्षित रखती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, संतृप्त नहीं होता है, क्या होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी ये तो गलत है ही है, क्योंकि अपन ने ये देखना है कि सही कौन सा है। रुक जाओ एक बार। मैमल्स ऑफ आरबीसी 52 लिपिड एंड 40 प्रोटीन विद रेफरेंस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एक्ट ओनली एज स्ट्रक्चरल, ये फिर ओनली स्ट्रक्चरल, क्योंकि प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल नहीं फंक्शनली भी काम करते हैं। फंक्शनली का मतलब पता है क्या होता है, फंक्शनली का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो प्रोटीन होता है ना वो ट्रांसपोर्टर का भी तो काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक आयन को ही ट्रांसपोर्ट करने हैं, यानी सेंसिटिविटी का भी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर का भी काम करते हैं। और इवन देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में आपको याद करो जरा एक बार कि उसने साफ साफ लिखा है कि ये परमिएज एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि आयन के ट्रांसपोर्ट को, वाटर के ट्रांसपोर्ट को ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वाटर के ट्रांसपोर्ट में भी एक्वा प्रोटीन आते हैं, एक्वापोरिन आते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में सही कौन सा है। तो आओ जरा, फॉस्फोलिपिड टेल नॉन पोलर कंपोज्ड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये सेलेक्ट करेक्ट वन पूछ रहा है, ओनली सेलेक्ट करेक्ट वन तो ये होना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलें आगे। अगला देखो 119, माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ विच फीचर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ विच फीचर। अब आ जाओ, अब फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि डाउट में नहीं करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्लास्टिड में डिफरेंस करना है, ऐसा करेक्टर जो माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, उसके हिसाब से। प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, देखो ये तो दोनों में ही होती है, क्योंकि दोनों ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस है और जो है क्लोरोप्लास्ट भी, यानी कि प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आ जाओ, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसमें भी होता है 70S और इसमें भी होता है, ठीक है। फिर आ जाओ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें नहीं होता है। आज आगे आ जाओ, हाँ ये देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम क्या होता है, ये देखो ये इनफोल्डिंग होती है, इस पे ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है, जबकि इसमें नहीं होते हैं। तो वेरी गुड, आगे बढ़े।
चलिए हाँ ये सही करना है, ये सही करना है। ओके, तो अगला देखिएगा क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है, ठीक है। पेरेनकाइमेटस सेल है प्राइमरी सेल वॉल ओनली, बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरेनकाइमा क्या होती है, लिविंग सेल होती है, उसमें केवल प्राथमिक कोशिका होती है, तो सही है। अपने को रॉन्ग ढूंढना है। प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ये भी सही है, क्योंकि जहाँ मिडिल लेमेला होता है ना, इस मिडिल लेमेला में ये देखो ये सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल, ये देखिएगा ये ऐसे, ये प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन है। तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के द्वारा ही क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, तो ये बात भी सही है। सेकेंडरी सेल वॉल इज लेड ड्यूरिंग दैट सेल डिफरेंशिएशन, ये भी सही हो रहा है। एडजेसेंट सेल ऑफ प्लांट टिश्यू हेल्ड टुगेदर थिक स्टिकी लेयर ऑफ मेडिला, हाँ, ये गड़बड़ है, ये थिक नहीं होता, स्टिकी नेचर तो होता है, तभी तो उसको ग्लू कहते हैं, लेकिन ये थिक नहीं होता, ये थिन होता है ना। तो एक स्थिर चिपचिपी, एक स्थूलित लिखा होगा, है ना, स्थूलित नहीं, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि पतली वाली होती है। मिडिल लेमेला क्या होती है, देखो ये सेल है ना, तो ये जो दिख रही है ना आपको, ये सारा का सारा मिडिल लेमेला है, क्योंकि ये सीमेंटिंग ग्लू का काम करता है। ये अंदर जो है प्राइमरी, ये प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद जो क्या होगी, अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन के समय भाई कॉलनकाइमा करना है या स्क्लेरेनकाइमा करना है, ट्रेकिड बनाने हैं, वैसिल बनाने हैं, उस समय सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल का बनना शुरू होता है। तो इसलिए रॉन्ग पूछ रहा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये थिक नहीं होता है, थिन होता है। चलें आगे, अगला बढ़िएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज इन यूकैरियोटिक सेल, है ना। यूकैरियोटिक सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है, गर्ल भी एक ट्रिक है ना, आपको याद है, हम लड़कियां, है ना, GERL, क्योंकि गोल्जी बॉडी, ER तो दिख ही रहा है, L मतलब लाइसोसोम और V मतलब वैक्यूल, हम लड़कियां, ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चे, यूनिमेम्ब्रेनस, सब के सब अच्छा आपको एक याद करने का तरीका है, यूनिमेम्ब्रेनस में एक तो एंडोमेम्ब्रेन वाला है, मतलब ये वाले हैं, है ना, और प्लस क्या याद करेंगे आप, प्लस GPS, G मतलब ग्लाइऑक्सीसोम, P मतलब परऑक्सीसोम, और S माने स्फीरोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज है ये तीनों, कौन है, माइक्रोबॉडीज। तो आओ जरा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल एंड डबल नहीं, ये गलत है ना, डबल नहीं होते, सिंगल होते हैं। ER गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता ही क्या है, सेल में मिलने वाले वे ऑर्गेनेली जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन कर सके, मतलब सब एक दूसरे के साथ समन्वयित कार्य करते हो। अब डिटेल तो आपको बाद में चैप्टर में पढ़ना होगा, यहाँ पे नॉन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट, ER वैक्यूल नहीं, ये होते हैं ना। तो ये जो होते हैं, देखो अभी मैंने ट्रिक भी बताई है, तो ये आंसर सही है, बिल्कुल। आगे बढ़े, अगला देखो, सेल ऑर्गेनेली दैट डिवाइड द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट, वेरी गुड, क्या बात है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बच्चे डाउट करते हैं। देखो ये तो हुआ न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद हुई, देखो ये कौन हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं एकदम रफली बना रही हूँ, देखो रफ बना रही हूँ एकदम, ऐसे फेयर बनाने में तो टाइम खराब होता ना, तो ये देखो ये बनाई। तो इसने क्या किया पता है, क्योंकि ये पूरे सेल में फैली रहती है, स्कैटर्ड फैली रहती है, तो देखो इस पूरे सेल के दो कंपार्टमेंट हो गए। एक तो कौन, ये वाला कंपार्टमेंट जो कहलाता है, जो अंदर वाला, ठीक है, ये कहलाता है ल्यूमिनस कंपार्टमेंट, ल्यूमिनस कंपार्टमेंट, और ये क्या कहलाता है, नॉन ल्यूमिनस कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यही क्या है, साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसने ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसने सेल के अंदर के स्पेस को, इंट्रासेल्युलर स्पेस को डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में जो है क्या कह सकते हैं, डिवाइड कर दिया है ना, इन ऑल एक्सेप्ट, उसके लिए सभी बातें सही है एक को छोड़कर, है ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये काम क्या कर रही है, साइटोस्केलेटन का काम कर रही है, साइटोस्केलेटन का काम कर रही है, और ये प्रोटीन फोटोसिंथेसिस भी करेगी, तो ये इसमें इसके द्वारा इसको साइटोस्केलेटन में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी ये काम करती है।
प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, थोड़ा डाउटफुल है, ध्यान रखना। अब लाइसोसोम को देख के मत करो, क्यों? इसने प्रीकर्सर बोला है ना, लाइसोसोम के एंजाइम के पूर्वगामी। भाई जो एंजाइम होते हैं ना, वो एंजाइम आपको पता है ना किससे बनते हैं बेटा? प्रोटीन, है ना। और प्रोटीन किस पर बनता है? राइबोसोम पर। राइबोसोम किस पर लगे होते हैं? ईआर पर। तो इसका मतलब प्रीकर्सर बनाते हैं एंजाइम के, है ना। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड कौन बनाता है? SER। ये किसका काम था? ये प्रीकर्सर बनाना, ये RER, है ना। एक्रोसोम नहीं बेटा, ये काम है गोल्जी बॉडी का, क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या करती है? सिक्रीशन का काम करती है। किसका काम करती है? सिक्रीशन का। कौन? गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला काम इसका नहीं है, बाकी सभी इसके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। सही का चयन करना है, ध्यान है, सही विकल्प का। द सिस एंड ट्रांस फेस। अब देखो सिस और ट्रांस के लिए देखो, आप पहले से दिमाग में एक पिक्चर बिठा लीजिए। ये न्यूक्लियस है और ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी, ये इसका सिस सिरा है, सिस, ठीक है। और ये ट्रांस, तो ये ट्रांस सिरा है इसका, ठीक है। तो ER से कोई मटेरियल आएगा और यहाँ लगेगा, यहाँ ग्लाइकोसाइडेशन होगा, फिर अगला पंच किया जाएगा। तो अब देखो ये फॉर्मिंग सिरा और ये मैच्योरिंग सिरा। अब देख लो आप, लाइन दिमाग में क्वेश्चन आती है, पिक्चर बैठ जानी चाहिए और फिर लाइन पढ़ना चाहिए। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस आर एंटायरली डिफरेंट। ये बात सही है, बट नॉट इंटरकनेक्टेड। ये गलत है, क्योंकि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्ड इसीलिए क्योंकि ये सभी सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, आपको पता है ना गोल्जी बॉडी के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4, है ना। इधर से आता है वेसिकल, तो वेसिकल, फिर सिस्टर्नी, फिर ट्यूब्यूल्स और फिर वैक्यूल, है ना। तो चारों इंटरकनेक्टेड है ये, तो नॉट इंटरकनेक्टेड गलत है। करेक्ट ढूंढना है, तो ये तो बात गलत हो रही है। गोल्जी एपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद ER, ये बात सही हो सकती है। रुक जाओ एक बार फिर भी। सिस्टर्नी इन गोल्जी एपरेटस आर स्टैक्ड, बिल्कुल सही है एकदम, क्योंकि ये देखो ये मैंने बनाया ना ऐसे ऐसे लगातार, ये देखो यूं स्टैक बनाते हैं। स्टैक में ना गट्ठर, बिल्कुल सही है। ऑन आओ चलो देखो, अब क्या था ये हमारा, ये वाली बात सही थी और ये वाली बात सही। ओनली स्टेटमेंट A इज इनकरेक्ट। रुक जाओ, स्टेटमेंट A एंड C करेक्ट नहीं, ऑल स्टेटमेंट गलत, A एंड B इनकरेक्ट। तो ये क्या हो गया? ओनली A स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये वाली बात होगी, है ना। केवल A कथन गलत है, क्योंकि ये दोनों तो सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिएगा 124, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर वैक्यूल, है ना। रिक्तिका के लिए गलत कथन का चयन करना है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, बिल्कुल सही है, क्योंकि वैक्यूल क्या है? ये वाला, ये न्यूक्लियस, और ये प्लांट सेल में देखो तो मैं एक लार्ज वैक्यूल होता है ना, जिसे हम, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, जिसको क्या कहते हैं? याद है आपको? टोनोप्लास्ट कहते हैं ना। कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी, बिल्कुल ये सभी इसमें जो है वाटर में ये डिजोल्व होता है, तभी तो उसको क्या कहते हैं? हम सैप कहते हैं, है ना। ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम, ये भी डाटा है NCERT का, याद रखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इनटू वैक्यूल इज पैसिव, ये मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो बेटा पहले से ही इसमें जो है ना मोर कंसंट्रेशन है, ये है ना, कंसंट्रेशन हाई है। मोर मतलब मेरे कहने का मतलब हाई, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन है, तो अब अपने को बाहर से इसको मूव करना है, यहाँ से इसमें डालना है, मान यहाँ से इसमें डालना है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया। तो इसका मतलब क्या होना चाह रहा है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना है ना, हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ATP की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब ये पैसिव नहीं होगा बेटा, एक्टिव होगा। तो इसने बोला ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगला बढ़ो, अगला है ऑड वन आउट फ्रॉम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए विषम क्या है? ठीक है, पीछे बनाया था अपन ने सेमी ऑटोनोमस। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये देखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपको पता होना चाहिए 70S राइबोसोम भी होता है ना, 70S राइबोसोम भी होता है, तो यानी प्रोटीन बनाने की भी है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA भी होता है, DS DNA भी होता है, और RNA के फ्रेगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। जहाँ बेटा ये तीनों हो जाए ना,
इसका मतलब ये रिप्लिकेट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिप्लिकेट मतलब कि अपनी फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया फिशन होता है। पर कुछ एंजाइम के लिए इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी सब तो इसमें है, लेकिन कुछ एंजाइम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो फुली ऑटोनोमस तब कहते हैं कि सब के सब एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं टेस्ट ट्यूब में भी डालती तो वहाँ फिशन हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, केवल सेल के अंदर ही एंजाइम को यूज करके, कुछ ये तो कुछ बाहर के एंजाइम को यूज करते हुए ये अपनी कॉपी बनाने में सक्षम होता है। इसलिए इसको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकाएं कहते हैं। पहले इस मीनिंग का समझ में आ गया, पक्की बात। तो ये है अर्ध स्वायत्तशासी, स्वायत्तशासी नहीं है, अर्ध स्वायत्तशासी। हेड पीस ऑफ F0 इज इंट्रिंसिक ना, इधर देखो, ये ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करती हूँ, देखो ये थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान रखें, दो मेम्ब्रेन नहीं, एक ही मेम्ब्रेन है, इसको हाईलाइट किया मैंने। ऐसे मान लिया ये इनर मेम्ब्रेन को बना रही है, ये देखो ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये तो होता है F0 और ये होता है F1। ये क्या पार्ट है, F0 पार्ट, और ये क्या है, F1 पार्ट। तो ये तो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, तो इंट्रेंसिक पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सट्रेंसिक पार्ट हो गया। तो ये कह रहा है F0 F1 इज इंट्रेंसिक प्रोटीन, नहीं पूरा नहीं है ना, तो ध्यान रखेंगे। ये क्या है, वो भी बोला ATPase एंजाइम, ATPase एंजाइम कह दूँ, या फिर पीछे अभी बोला था अपने कौन, ऑक्सीसोम, ठीक है। तो ये इंट्रेंसिक नहीं था। सिंगल सर्कुलर डीएनए बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इसी में होता है, पता है आपको, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स होते हुए ATPase एंजाइम की हेल्प से ATP बनाता है। तो इसका मतलब कौन सी बात गलत है, ऑड वन बोला है इसने, तो ये गलत है, ठीक है, ये वाली बात गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ आगे के इधर, हाँ चलिएगा, ये देखिएगा अगला 126, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड है ना बेटा, प्लास्टिड, ये प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन वाले, ये रंगीन वाले, और ये हरे वाले। ये तो है हरे, ग्रीन, और ये हरे के अलावा रंग, और ये क्या होते हैं, रंगहीन, कलरलेस, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस क्रोमोप्लास्ट जो इसमें होते हैं, इसमें क्या होते हैं, देखो इसमें तो क्या होगा, क्लोरोफिल, क्या होगा इसमें, तो क्लोरोफिल, और इसमें कौन होंगे, कैरेटिनॉइड और जेंथोफिल, क्या होंगे, जेंथोफिल। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जो पिगमेंट है ना, ये और चाहिए, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, और फैट में भी सॉल्युबल है। और आपके साथ इसके साथ एक बात एक्स्ट्रा याद कर लेनी है कि एक तो एंथोसायानिन, और दूसरा कौन सा वाला, फाइकोबिलिन्स, जो कि किस में होता है, एक तो फाइकोबिलिन्स जो बिलिन्स, अब स्पेलिंग की टेंशन मत करो, जो 2 टाइप के होते हैं, फाइकोसायानिन, क्या होते हैं, फाइकोसायानिन और फाइकोइरिथ्रिन। ये जो है ना, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये रेड एल्गा और साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, और ये हायर प्लांट में होते हैं। बाकी ये सब के सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं या फैट सोल्यूबल होते हैं। अब क्वेश्चन को करते हैं, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्रोमोप्लास्ट, इसके लिए फॉर्म्ड फ्रॉम द ल्यूको और क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आवश्यकता के अनुसार ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट से भी और क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, बन सकता है मतलब कन्वर्ट हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। कंसिस्ट फैट इनसोल्यूबल, ना बाबा इनसोल्यूबल गलत हो गया, फैट सोल्यूबल कैरोटीन, जेंथोफिल और अदर होते हैं, ठीक है। अब देखो इम्पार्ट ऑर्गन कलर कैरोट रूट, बिल्कुल सही है। कैरोट रूट में क्या होता है, कैरोटीन होता है, तो कैरोटीनॉइड में का टाइप है, बीटा कैरोटीन, है ना। तो कैरोटीन पिगमेंट होता है जिसके कारण गाजर का लाल रंग होता है,
ठीक है। चलो अगला, अकर इन राइपन टोमेटो एंड चिली फ्रूट। ये जितने भी, आपको एक बात समझ जाओ, ये जितने भी हरे के अलावा प्लांट में कलर होते हैं, चाहे फ्लावर का कलर, चाहे फ्रूट का कलर, चाहे रूट का कलर, जो हरे के अलावा है वो सब के सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। तो ये बात सही है। तो गलत क्या होगी, ये अविलयशील नहीं होते, विलयशील होते हैं। सब समझ में आ गई। तो फैट में सॉल्युबल हो गया, काम खत्म। अगला बढ़ो, अगला 127, राइबोसोम इन एनिमल सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड। देखो एनिमल सेल में राइबोसोम बोला, आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है। एक तो होता है, किस में होता है, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया और ये RER बनाई है, तो एक तो देखो RER में होगा, पक्का, खत्म हो गया। एक साइटोप्लाज्म में भी होंगे, मेम्ब्रेन पर नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला बताओ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल सेल में फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, बात सही है। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, देखो ये वाली गड़बड़ हो रही है बात, है ना। अटैच्ड विद RER एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर मोर देन वन कंसेप्ट, करेक्ट। तो एनिमल सेल में देखो ये वाली बात सही है और ये वाली बात गलत है, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते नहीं है इसलिए। और अटैच RER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सही है, तो फिर मोर देन वन सही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये प्लांट के लिए सही था। चलो अब इसने एनिमल रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो इसका मतलब ये सही है और कौन सी बात सही है, ये वाली सही है, तो इसलिए मोर देन वन हो जाएगा। 128, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। चलो ढूंढते हैं, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। माइक्रोफिलामेंट आर सॉलिड अनब्रांच्ड रॉड शेप इनफाइनेट लेंथ। अब देखो बच्चा इसमें थोड़ा सा डाउट करेगा, क्योंकि ये फिर NCERT से बाहर वाला ऑप्शन है, तो इस जगह पर आप थोड़ा सा याद करोगे तो मेरे ख्याल में सही रहेगा, है ना। तो चले देखते हैं अपने। ये कह रहा है माइक्रोफिलामेंट आर सॉलिड अनब्रांच्ड रॉड शेप। देखो आपको एक बात बताऊं क्या, जहाँ NCERT में आपने वो पढ़ा ना साइटोस्केलेटन, है ना, उसमें साइटोस्केलेटन में ध्यान रखना, एक तो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं अपने जो नर्व सेल में, है ना, और ये गलती हो गई, मसल सेल में एक्टिन प्रोटीन वाले। और ये होते हैं जो अपने एक तो साइटोस्केलेटन तो बना ही रहे हैं, और दूसरा ये जो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर, एस्टर फाइबर बनते हैं ना वो, और फ्लैजिला बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं, वो वाली बात कर रही हूँ। तो अब देखो ये बात तो सही लग रही है, क्योंकि सॉलिड अनब्रांच्ड होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन में काम आते हैं, तो ये बात सही है। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होलो फिलामेंटस एंड एसिडिक प्रोटीन। ये बात भी सही है बाबा, इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आओ, ये कह रहा है कि माइक्रोफिलामेंट फॉर्म स्कैफोल्ड फॉर क्रोमेटिन। ये तो एकदम सत्यानाश हो गया, मैंने अभी बोला था, है ना, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स काम आता है। ये देखो साफ दिख रहा है, अब देखो आप NCERT से कर लोगे, है ना, क्योंकि इस जगह पर कौन काम आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका मतलब ये तो कन्फर्म ही गलत है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, नहीं, सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो किसका कैरेक्टर है, यूकैरियोट का। अब आप देखो कि ये दोनों गलत है। मान लिया आपको ये नहीं आता, मान लियो नहीं आता है, तो पर ये तो आता, पता है ना कि ये दोनों गलत है, क्योंकि ये तो NCERT में लिखा हुआ है। तो ऐसी जगह पर अपने दिमाग का यूज करते हुए डरे नहीं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आओ जरा A B C D, देखो C और D गलत है, इसलिए ये नहीं करेंगे। ओनली C एंड D आर इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है ये। B D इनकरेक्ट नहीं, B और D क्यों भाई, C भी तो इनकरेक्ट है। ओनली A D करेक्ट नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम सही है कि C और D जो है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब इसको करेंगे ओनली C एंड D इनकरेक्ट। तो समझ में आ गई मेरी बात। आप NCERT से ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाला जो जूलॉजी में लिखा हुआ है, क्योंकि ये मसल में है, आपने पढ़ा है ना बेटा, किस में पढ़ा है आप, मसल वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, तो उससे आप नॉलेज को यूज करेंगे। अब 129, ऑर्गेनली इन यूकैरियोटिक सेल दैट अपीयर लाइक कार्टविल। देखो कार्टविल वाला याद आ गया ना, ये सेंट्रल वाला जो है अपना हब प्रोटीनेशियस हब, फिर ये क्या हो गए, ये नॉन रेडिएट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पर। प्लीज आप ध्यान रखना इवनली अरेंज होना चाहिए, प्लीज, है ना, इवनली अरेंज होना चाहिए, ये सब दूरियां बराबर बराबर होनी चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो ये ट्रिपलेट्स होते हैं, ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं,
मतलब कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स, ऐसे इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शक्ल बनती है ना, ये कार्ट व्हील की तरह बनती है। अब मैं देखो रफ डायग्राम बना रही हूँ, प्लीज़ फेयर बनाने का टाइम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखें कि ये किसकी बात कर रहा है, सेंट्रिओल की। ठीक है, जिसका अरेंजमेंट क्या होता है 9 + 0, क्योंकि 9 तो ये क्या है ट्रिपलेट, 3 माइक्रोट्यूब्यूल होती है। ट्रिपलेट माना 3, मतलब हर एक पर 3 के जो है ग्रुप होते हैं, किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और यहाँ केवल क्या होता है, ये सिर्फ प्रोटीनेशियस हब होता है, ये रेडियल स्पोक होते हैं, इंटरकनेक्टेड जो है क्या कहते हैं ब्रिज होते हैं। आओ सराउंडिंग बाय मेम्ब्रेन नहीं, क्योंकि सेंट्रियोल आपको अच्छे से याद है एनिमल सेल में होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है, ये सेंट्रियोल और उसमें एमॉर्फस सब्सटेंस द्वारा घिरा रहता है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इसलिए मेम्ब्रेन द्वारा घिरा नहीं होता, ये ए मेम्ब्रेनस है। कैसा है ये, ए मेम्ब्रेनस। चलो इसका मतलब ये गलत है। हैज पेरिफेरल डबलेट नहीं, अभी बोला था मैंने ट्रिपलेट होते हैं। फिर इट सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड, बिल्कुल सही, अभी बोला था मैंने, नॉन क्रिस्टलाइन जो है मैट्रिक्स द्वारा ये घिरा रहता है। अकर इन पेयर लाइंग पैरेलल टू ईच अदर, नहीं पैरेलल नहीं होता बेटा, ये राइट एंगल पर होता है ना, राइट एंगल। मतलब मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, देखो ये न्यूक्लियस और ये जैसे ये एक सेंट्रियोल है ना, ये एक सेंट्रियोल और फिर दूसरा सेंट्रियोल ऐसे होता है, तो एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, पैरेलल नहीं होते। तो बात कौन सी सही हुई अपने, ये वाले। ठीक है, अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य द्वारा आवृत रहते हैं। चलो अगला 130, तो फटाफट अब खत्म होने की स्थिति में। अ लॉन्गर आर्म एंड शॉर्टर आर्म, ये देखो 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, बिफोर लास्ट ईयर आया था, और आपको पता है कि इस क्वेश्चन ने बहुत धमाका किया था, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें, खाली आपको याद रखना था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से याद करो। एनसीईआरटी से बाहर कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कुछ पता नहीं होता, इसलिए आप एनसीईआरटी से भी कर लेंगे। ये चाहे कितना भी हमने एक्स्ट्रा किया था, पर फिर भी ये हमारी एक्स्ट्रा से बाहर आ गया था। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप एनसीईआरटी पर फेद करें। ठीक है, तो अब देखो ये साफ कह रहे हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं, एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी हो, बिल्कुल छोटी बिल्कुल बड़ी नहीं, थोड़ा छोटी थोड़ी बड़ी, तो सब देखो ये तो क्या है मेटासेंट्रिक, जब दोनों आर्म बराबर हो तो ये तो है मेटासेंट्रिक। तो मध्य से थोड़ा हट जाए इधर चाहे इधर, तो इधर हटा तो ये क्या हो गया, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का टाइप है। इसमें ये जो शॉर्ट आर्म है ना, शॉर्ट आर्म, ठीक है, और ये क्या है लॉन्ग आर्म, इसके लिए नाम दे रखा है, देखो ध्यान रखना, शॉर्ट को P और इसको Q, याद ही करना पड़ेगा, और कोई विषय कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक पक्का याद करने का तरीका है, छोटी और बड़ी P और Q, P पहले आता है, Q बड़ा बाद में आता है, तो याद ही कर लेना आप। ठीक है, तो हम बड़े हैं। अब चलो इधर देखो लॉन्गर एंड शॉर्टर, देखो लॉन्गर एंड शॉर्टर बोला है, तो यानी Q और P, Q आर्म एंड P आर्म रेस्पेक्टिवली, P एंड Q नहीं, लॉन्गर Q। ठीक है, तो ये बात सही हो गई। ठीक है, हो गया हमारा काम खत्म। चला 131 एंजाइम फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अभी पीछे एक बात बोली थी आपको, क्या बोला था मैंने, माइक्रोबॉडीज है ना, माइक्रोबॉडीज 3 टाइप की होती है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, GPS, ऐसा ट्रिक याद कर लोगे। तो एक तो है ग्लाइऑक्सीसोम है ना, दूसरा है परऑक्सीसोम और तीसरा है स्फीरोसोम। तो ये जो ग्लाइऑक्सीसोम है ना, इसमें ग्लाइकोलेट साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये पूछ भी रहा है कि एंजाइम ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ से रिलेटेड एंजाइम किस में होते हैं, तो ग्लाइऑक्सीसोम में होता है, कि स्फीरोसोम परऑक्सीसोम नहीं। ठीक है, स्फीरोसोम में फैट के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होते हैं, परऑक्सीसोम में फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, और ग्लाइऑक्सीसोम में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल वाले एंजाइम होते हैं। तो इसका मतलब ये याद करना है, पक्का याद करेंगे। अगला 132 न्यूक्लियर इन्वलप इन अ न्यूक्लियस। चलो देखते हैं न्यूक्लियर इन्वलप क्या करता है। न्यूक्लियर इन्वलप माने कैरियोथिका, ये न्यूक्लियर इन्वलप। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये कहता है सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटो। देखो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया, सेपरेट कर रहा है, पक्की बात है। सराउंड अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस
10 से 100, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। ये होता है 10 से 50 नैनोमीटर। इसके बीच का जो स्पेस है ना, ये इसके बीच का ये वाला, इसको कह रहा है ये 10 से 50 होता है, तो ये बात तो गलत है ही है। इन इज स्मूथ एंड हैव, स्मूथ होता है देखो। और आपको पता, देखो ये तो मैंने रफ बनाया, आपको पता है अभी पीछे मैं कितनी बार बना चुकी हूँ, कैसे देखो ये हमारा जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, ये एक्सटेंड होकर ही ER बनाती है। ये देखो ये पोर बन गए, बीच में न्यूक्लियर पोर बन गए, है ना। अच्छा, एनिमल सेल में तो पता है ये पोर में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे ये देखो ऐसे प्रोटीन अटैच होते हैं, ऑक्टामर कहते हैं उन्हें। ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, पोर कॉम्प्लेक्स। और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। देखो ये देखो यहाँ पर राइबोसोम होता है और यही एक्सटेंड होकर क्या बनाती है, ER, तो ये राइबोसोम है। तो कुछ बातें देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये पहला तो ये गलत हो गया, इस स्मूथ होती है और ये जो राइबोसोम होते हैं, पक्की बात सही है। कंटेन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दैट कंट्रोल वेरी मूवमेंट ऑफ, बिल्कुल सही है। देखो एनिमल सेल है ना, उसमें ये जो पोर होते हैं ना, देखो एक तो प्लांट सेल में तो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, जनरली नहीं होते। एनिमल सेल में यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज होते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4 और 5 अंदर, ये छठा अंदर, ये बीच में, तो इसको कहते हैं ऑक्टेंट। ये जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, तो ये पोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये बात भी सही थी। गलत कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारी गलत हो गई क्योंकि ये 50 था, ठीक है। चलो अगला हम क्वेश्चन नंबर 133। क्रोमेटिन इन इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस में क्रोमेटिन क्या होता है, NCERT की लाइन है, ध्यान रखना। इट कंपोज्ड ऑफ DNA एंड बेसिक प्रोटीन। बेसिक है बेटा, बेसिस नहीं है, ये बेसिक है। बेसिक प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। बात सही है, एकदम पक्की बात सही है। हिस्टोन प्रोटीन और DNA होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्रोमेटिन है ना बेटा, ये क्रोमेटिन का मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो 2 पार्ट के बड़ा होता है। एक तो ज़्यादा अमाउंट में तो होता है DNA और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और 90% तो ये 95% तो ये होता है। और दूसरा RNA और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये ठीक है, पर मुख्य भाग इसका होता है, ठीक है। तो ये बात सही है। फिर इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, ये देख रखा है, NCERT में लिखा हुआ है। एंड डिस्ट्रीब्यूट इन 23 नहीं है राजा बेटा, ये 46 क्रोमोसोम अपनी ह्यूमन की बॉडी में लगभग, ये अबाउट अप्रोक्सी तक तो सही था, 2 मीटर होता है और 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये बात गलत है। रेफर RNA एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ओनली क्रोमेटिन इन इंटरफेज, ठीक है, ये भी गलत बैठ रहा है। मोर देन 1 कॉन्सेप्ट करेक्ट, देख नहीं है ना ये, क्योंकि ये बात भी गलत है ना, ये गलत है और ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये मतलब ये सही है, मोर देन 1 वाला करेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला सही होगा क्योंकि ये दोनों ही गलत है, ठीक। आगे बढ़े, अगला देखिएगा आप, अगला 134 पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच प्रिवेंट लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और NCERT में नहीं दे रखा है, थोड़ा सा ही दे रखा है NCERT में, टीलोमियर, ठीक है। अब काफ़ी टाइम हो गया, देखो अब देखो क्रोमोसोम है ना बेटा, क्रोमोसोम का देखो ये एक पार्ट और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये क्या है, सैटेलाइट बॉडी। ये मैंने क्या बोला, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर। तो ये जो पार्ट सेपरेट हो गया ना, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट बॉडी। क्या कहते हैं, सैटेलाइट बॉडी। और ये जो एंड होता है ना इसका, ये एंड कहलाता है टीलोमियर। और इस टीलोमियर का काम, इसके अंदर देखो ये क्रोमोनीमेटा, क्या ये जो दिखी है ना, ये पैरेलली या प्लेक्टोनेमिक और पैरानेमिक अरेंजमेंट होता है, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा। और ये जो फंक्शनल बीडेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं क्रोमोमियर। तो ऐसे करके मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो एंड होता है ना इसका, ये टीलोमियर कहलाता है। और टीलोमियर जो ना, जो मतलब क्रोमोसोम का कोई पार्ट अगर मान लिया डैमेज हो जाता ना,
तो ये वापस इसको रिपेयरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रिवेंट द लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट एंड सील इट, याद ही करना पड़ेगा, है ना, टीलोमियर, ये एंड वाला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर कौन है, ये, ठीक है, क्रोमोमियर कौन है, ये देखो डार्क वाला, ये क्रोमोमियर, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन है, ये। ठीक है, तो ये जो है सीलिंग का काम करता है, एंड वाला पोर्शन। ठीक है, आगे बढ़े, तो आइए लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अभी पीछे ही बनाया था, सब मेटासेंट्रिक तो है ना, ये एक आर्म थोड़ी छोटी और एक आर्म थोड़ी बड़ी, इज आइसोब्रेंकियल, आइसोब्रेंकियल तो वैसे भी कोई वर्ड नहीं है ना, आइसोब्रेंकियल मान लिया, ब्रांच को मम्मी मान लो, तो आइसो तो किस में होगी बेटा, मेटासेंट्रिक में होगी, ये और ये ब्रांच है इक्वल साइज की होगी। ठीक है, हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम, देख लो आप, ये सेंटर है ना बेटा, या तो मैं इधर से थोड़ा इधर से कर दूँ तो ये थोड़ा सा इधर से रख गया है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन, और वैसे आपको शक्ल से भी दिख रहा है ना, सेंटर तो यहाँ पड़ता है, ये थोड़ा सा इधर आ गया, तो ये बात एकदम सही है। गिव द अपीयरेंस ऑफ जे शेप, नहीं, इसको एल शेप बोलते हैं, ऐसे ऐसे एल शेप बनता है। ठीक है, कंसिस्ट वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड एक्सट्रीम, नहीं, एक्सट्रीमली शॉर्ट किस में होता है, ये देखो, ये, और सॉरी, ये एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी होती है, ऐसे, ये बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी, तो ये किस में होती है, एक्रोसेंट्रिक में। ये बात किसके लिए बोली है, एक्रोसेंट्रिक, और ये बात किसके लिए है, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, और ये कौन सी है, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, और टीलोसेंट्रिक कहाँ होता है, जहाँ टॉप में होता है। हालांकि एनसीईआरटी में छोटी सी आर्म इसमें भी दी हुई है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, टा से टीलो, टा से टॉप पर होता है ना, टॉप पर सेंट्रोमियर होता है, तो ये क्या होती है, टीलोसेंट्रिक। वेरी गुड, क्या बात है, 135 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपना पेपर चेक करेंगे, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है तो इसको वापस रिवाइज करके, मतलब कि रिपीट करके देख सकते हैं, और अपने अपने नंबर काउंट कीजिए, और कितने मार्क्स आए हैं उससे देखो, मार्क्स अगर हाथों हाथ काउंट करते हो ना, तो उससे रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, री मतलब दोबारा, इन मतलब अंदर से फोर्स, अंदर से फोर्स लगता है, गलत होगा तब भी फोर्स लगेगा, यार ये गलत क्यों हुआ, और अगर सही हुआ तब भी फोर्स लगेगा कि आगे से मुझे और अच्छा करना है। तो इसलिए हमेशा मार्क्स को खुद ही काउंट कीजिए, खुद का इवोल्यूशन खुद कीजिए, और इसी तरह से सिंथेसिस की टेस्ट सीरीज में लगातार बनिए, क्योंकि इसकी जो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज में, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एज सच हमारे पेपर मुख्य नीट में आते हैं। तो वेरी गुड, थैंक यू, लगातार बने रहे इसके लिए, और आपके नीट 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।